यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है। शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है। देश के उस हिस्से में किसने आग लगाई जो हमेशा शांत चित गंभीर रहता है? क्या किसी के कहने पर आग लगाई गई? क्या सच में मोदी विरोधियों की कोई साजिश थी या ये सिर्फ एक अनर्गल बयानबाजी है? इस देश को जवाब चाहिए। क्यों नेपाल वाली बात लेह में हो रही है, ये आज भारत जानना चाहता है। क्या भारत में नेपाल जैसे हालात सच में बनाए जा रहे हैं? लेह के बाद आगे कहां क्या होने वाला है? और क्या मोदी विरोधियों ने ये मान लिया है कि नरेंद्र मोदी को वोट की ताकत से नहीं हरा सकते? आज का सवाल और विषय दोनों वही हैं, लेकिन सब कुछ सबूत और फैक्ट के आधार पर। कयासबाजी कुछ भी नहीं। दर्शकों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। भारत में अब तक मौजूद मल्टीनेशनल कंपनियां और बाहर से आई और बुलाई गई कंपनियों के बड़े अधिकारी भी इस दौरान मौजूद थे। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने दो टूक कहा कि आज का भारत नहीं रुकेगा, किसी के रोकने से नहीं रुकेगा। वो दुनिया में अपनी जगह हर कीमत पर बनाकर ही दम लेगा। प्रयास चौतरफा युद्ध स्तर पर हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश हो या राजस्थान, बिजली, सड़क, उद्योग, हर तरफ ये कोशिश होती दिख रही है। अमेरिका से ट्रेड पैक्ट को लेकर हो या यूरोप से मुक्त व्यापार की बात हो, हर जगह कयास जारी है। देश की रक्षा जरूरतें या देश का अंदर की बुनियादी जरूरतें, युवा, बुजुर्ग, महिला, सबको ध्यान में रखकर काम चल रहा है। लेकिन यह जरूर कहूंगी कि काम हो रहा है तो कोई एहसान नहीं है, फर्ज है हर सरकार का, और जनता इसीलिए सरकारें चुनती भी है। सरकार का काम ही यही होता है, लोगों के भले के लिए काम करना। लेकिन सवाल आज एक और है। सवाल यह है कि दूसरी तरफ से क्या हो रहा है? साजिश, बदले की आग, लड़ाने भड़काने की बात, हताशा, ये सारे बीजेपी के आरोप हैं। चीन पाकिस्तान बॉर्डर पर लेह में हुई हिंसा और आगजनी के बाद गृह मंत्रालय ने कहा है कि सुनियोजित तरीके से साजिश रची गई। राजनीतिक रूप से नाराज लोगों ने जनता को गुमराह किया और हिंसा भड़काई। मामले पर गृह मंत्रालय ने एक्शन भी तेज कर दिया है। बीजेपी का आरोप है कि राहुल गांधी के सो कॉल्ड जेन जी ने हिंसा का नेतृत्व किया। नेपाल के नाम पर जेन जी को भड़काने का काम हुआ है। वहीं मोदी विरोधी पार्टियों का कहना है कि नाराज जनता के मन का गुस्सा बाहर निकल आया। लेह में जो हुआ उसे मोदी विरोधी सही ठहराने में लगे हुए हैं। ऐसे बयानों के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या पूरे देश में नेपाल जैसी साजिश की प्लानिंग चल रही है? यही सवाल आज पब्लिक पूछ रही है। कहा जा रहा है कि लद्दाख में राज्य के दर्जे की मांग को लेकर प्रदर्शन हिंसक हो गया। लेकिन इस मांग के लिए तो 6 अक्टूबर को बैठक होने ही वाली थी। फिर बैठक से 14 दिन पहले ही हिंसा क्यों हुई? ये सवाल जायज है। आरोप लग रहे हैं कि लेह में अरब स्प्रिंग और नेपाल के जेंजी जैसे हालात की दुहाई दी गई। जो खबरें सामने आ रही हैं उसके मुताबिक हिंसा में कुछ नेपाली नागरिक और नाबालिगों को भी शामिल किया गया। हिंसा के वक्त
वहां मौजूद 20 से ज्यादा ऐसे लोग पुलिस की रडार पर हैं। 50 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। इसमें कुछ नेपाली नागरिक शामिल बताए जा रहे हैं। बीजेपी लेह हिंसा के पीछे कांग्रेस का हाथ बता रही है। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने एक पोस्ट में 2 वीडियो शेयर किए हैं, जिसमें दावा है कि 23 सितंबर को लेह में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस पार्षद स्मानला दोरजे नोरबू ने घोषणा की कि हजारों या लाखों सीआरपीएफ तैनात करने या एफआईआर दर्ज हो जाए तब भी बीजेपी ऑफिस कार्यालय जाकर पथराव का नेतृत्व करूंगा। ये पहले ही कह दिया गया। 23 सितंबर को दूसरे वीडियो में कांग्रेस पार्षद स्मानला दोरजे नोरबू ले में बीजेपी ऑफिस के पास दिखाई दे रहे हैं, आग लगने से बस कुछ क्षण पहले। ये क्या है? महज इत्तेफाक? अमित मालवीय ने अगले पोस्ट में आरोप लगाया है कि सोनम वांगचुक ने सबसे पहले 10 सितंबर को भीड़ को उकसाया और कांग्रेस की मदद से 24 सितंबर को लेह में आगजनी करवा दी। गृह मंत्रालय सोनम वांगचुक को हिंसा भड़काने का जिम्मेदार बता चुका है। सीबीआई भी सोनम वांगचुक और उनकी संस्था के खिलाफ विदेशी फंडिंग की जांच कर रही है। गृह मंत्रालय ने सोनम वांगचुक की स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख की विदेशी फंडिंग लेने की अनुमति भी रद्द कर दी है। फेमा के तहत ईडी भी इस मामले की जांच कर रही है। लद्दाख के एलजी और जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी ने बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। क्या कहा, आप खुद सुनिए। कुछ लोग यहाँ की शांति व्यवस्था को नहीं चाहते हैं, यहाँ के बढ़ते हुए विकास को नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि यहाँ का माहौल खराब हो। पिछले दिनों जो बांग्लादेश को लेकर के, श्रीलंका को लेकर के और नेपाल को लेकर के घटनाक्रम जो हुए थे, उसका रेफरेंस दे करके नौजवानों को भड़काया जाना, वो हम समझते हैं कि उसको बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। जो भारत में सोरोस टाइप चल रहे हैं प्लान, इसमें बैक्ड बाय सोरोस फंडेड एनजीओज, और ये हमारे इसमें पड़ोस में चाइना भी है, सबकी नजर है। तो ये जो डीप स्टेट चाहती है, आपने देखा किस तरह बांग्लादेश और नेपाल में हालात बने, श्रीलंका में हालात बने। अब उनकी कोशिशें रहती हैं कि इंडिया में भी करवाया जाए, और हमारे कुछ पॉलिटिशियन है जो उनका काम करने के लिए तैयार हैं। अब उनका मैं नाम लेना अच्छा नहीं लगता। इस बीच शक के घेरे में वांगचुक का पाकिस्तान दौरा भी है। इसी साल 6 फरवरी को वो इस्लामाबाद गए थे। ब्रीथ पाकिस्तान क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस में हिस्सा भी लिया था। लेह में जो हुआ वो अचानक हुआ ऐसा लगता नहीं। वांगचुक के कुछ बयान बहुत वायरल हो रहे हैं और उसके मायने निकाले जा रहे हैं। सुनिए, एक बयान इसी महीने 10 सितंबर का है और दूसरा बयान 2024 का है। नेपाल लाई उस्तेओटो, बांग्लादेश लाई उस्तेओटो, श्रीलंका लाई उस्तेओटो, मिवन से गिरजा क्यों नोक्तेने, चिक चिक शीना तेने क्यों नोक समरा गयाले, ये रेवाते हो। यहाँ के एक फेमस कॉमेडियन हैं जिन्होंने कहा कि जब चीन घुस आता है तो लद्दाख के लोग जान देकर रोकते हैं, मगर अब अगर भारत सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा है तो अगली बार वो आए तो हम उनको रास्ता दिखाएंगे, हम रोकेंगे नहीं। हम जान क्यों दे जब हमारा कोई संरक्षण नहीं हो रहा है। और उसके बाद उन पर पुलिस की पूछताछ होने लगी, ये कैसे कहा है। मेरा तो ख्याल है कि दूत को मारने से, डोंट किल द मैसेंजर कहते हैं ना, सॉल्व द प्रॉब्लम। ये लद्दाख के लोगों में एलियनेशन और फ्रस्ट्रेशन आना भारत के लिए अच्छी बात नहीं है। वो कहते हैं ना, रहीमन तागा प्रेम का ना तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ ही पड़ जाए। एक बार टूट गया तो फिर उसमें गांठ पड़ी की पड़ी रह जाएगी। ये गांठ लगा कौन रहा है, बड़ा सवाल है। वांगचुक ने क्या किया, क्या नहीं किया, ये सब आप स्पष्ट रूप से तब कह सकते हैं जब कोई डिटेल जांच हो।
उसमें सबूत के साथ सारी बातें सामने आई। अभी तो राजनीतिक आरोप लग रहे हैं। कुछ फैक्ट्स जो पब्लिक डोमेन में है मैं आपके सामने रख दिए हैं, लेकिन मोदी विरोधियों ने इसी बहाने मौका ढूंढ लिया। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल तो सरकार को तानाशाह बता रहे हैं और धमकी दी जा रही है कि लद्दाख जैसे हालात देश में कहीं भी हो सकते हैं, कभी भी हो सकते हैं। फारूक अब्दुल्ला इसे चिंगारी कह रहे हैं। संजय राउत कह रहे हैं कि जनता के मन के असंतोष को सरकार दबा नहीं सकती, मतलब जितनी मुंह उतनी बातें। कांग्रेस को इल्जाम दोगे तो हट जाओ ना कुर्सी से, हम संभाल लेंगे, हम देख लेंगे, हम अमन चैन कायम कर लेंगे। ऐसा है कि यहाँ जो कुछ होगा ना वो सब कांग्रेस पार्टी कर रही है, मोदी जी कुछ नहीं कर रहे हैं। मोदी जी सिर्फ आरोप लगाने बैठे हैं, सब उल्टा कर रहे हैं। वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप जो है आप आरोप कांग्रेस पे करते हैं। कांग्रेस अगर आंदोलन कर रही है तो आंदोलन करना कोई गलत चीज नहीं है। बातचीत का रास्ता जल्दी से इख्तियार कीजिए, इंतजार न कीजिए कि फिर से इसमें चिंगारी लग जाए। जब भी यहाँ कुछ होता था कहते ये बाहर से आ रहा है, बाहर से नहीं है, ये वहाँ के लोगों की आवाज़ है, दिलों की आवाज़ है। वो अब ज़्यादा इंतज़ार नहीं करेंगे। हमने न कभी पत्थर उठाए न बम चलाए, बल्कि कुर्बानियाँ दी, मगर वैसा रास्ता इस्तेमाल नहीं किया। मगर कल क्या होगा, हमारे बच्चे क्या करेंगे, उसका मैं कुछ नहीं कह सकता। अगर आपने कहा है और जिस सड़क पर है तो आप उनको गुनहगार क्यों ठहरा रहे हो, उनके ऊपर क्यों गोली चला रहे हो? ये भारत के सीमावर्ती राज्य है, खास करके चाइना बॉर्डर है। वहां के युवाओं को आप शांत नहीं कर सकते, उनका आप समाधान नहीं कर सकते। आप काहे के विश्वगुरु, काहे के? जनता आक्रामक है, जनता के मन में असंतोष है तो बाहर आ जाएगा। आप उनको दबा नहीं सकते, गोली नहीं चला सकते। ऐसे में सवाल पब्लिक का है। सवाल नंबर 1, लद्दाख हिंसा महज संयोग या नरेंद्र मोदी से बदले की आग में देश जलाने की साजिश का आरोप सही है? सवाल नंबर 2, क्या भारत में नेपाल बांग्लादेश जैसी अराजकता की स्क्रिप्ट दोहराने के आरोप के पक्के सबूत हैं? सवाल नंबर 3, क्या लद्दाख हिंसा में विदेशी फंडिंग हुई? देश के लोकतंत्र के खिलाफ साजिश का मास्टरमाइंड कौन है? ये सवाल आज पब्लिक पूछ रही है और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी, सुशांत सरीन सीनियर फेलो हैं ORF के, डॉक्टर आनंद रंगनाथन लेखक भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ऋतुराज झा एक्स MLA और राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के, डॉक्टर अजीज खान साहब नेशनल स्पोक्सपर्सन हैं समाजवादी पार्टी के। लेकिन मेरा पहला सवाल जाता है कमलाकर त्रिपाठी जी जो कांग्रेस के नेता हैं उनसे। कमलाकर त्रिपाठी जी, क्या ये महज इत्तेफाक है जो तस्वीरें अमित मालविया जी ने ट्वीट की हैं, जहां कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के वर्कर्स सब उस वक्त वहां दिखते हैं जहां पर यह हादसा होता है, और बल्कि इस तरह का बयान है कि भाई CRPF के होते हुए भी हमें ये काम करके दिखाना है, पीछे नहीं हटना है, आगजनी करनी है। मैं पूछना चाहती हूं कि क्या आपको लोकतांत्रिक गतिविधियों पर कम फेथ हो गया है और इसीलिए एक प्रयोगशाला ले में ढूंढी गई है ताकि जेन जी को उकसाया जाए? नाविका जी, अपनी कमियों को आप दूसरे के ऊपर उंगली दिखा करके खत्म नहीं कर सकते। अगर ऐसा ही था कि 10 सितंबर को उन्होंने बयान दिया था और आज के समय में वो वहां मौजूद थे, तो यहाँ तो मोदी जी का छोटा सा दौरा होता है बनारस जैसी जगह में तो विपक्ष के सारे नेताओं की नजरबंदी हो जाती है। तमाम आप पोस्ट देख सकती हैं, लोगों के घरों में कैद कर दिया जाता है। तो वो क्या कर रहा था उनका इंटेलिजेंस? आपने कश्मीर का डिवीजन किया और जिस तरीके से जो है बाद में कश्मीर के भी क्या हालात हुए जो और उसके बाद जो है वो आपको शर्म नहीं आ रही है? पूरे देश में बीजेपी को एक्चुअली ये नैरेटिव सूट करता है, हर जगह वो डिवाइड एंड रूल, और मोदी जी खासकर इसके तो मानक पुरुष हैं। 2002 गुजरात के दंगों से लेकर के आज तक वो कभी लव जिहाद के नाम पर, कभी किसी और चीज के नाम पर, कभी मणिपुर 3 साल से जल रहा है, उसका कोई वो नहीं। सारी चीजें जब यहाँ किसान आंदोलन करता है अपनी चीजों को लेकर के तो भारतीय जनता पार्टी के लोग उसको आतंकवादी कहने लगते हैं। नाविका जी, एक मुनव्वर राना का पुराना शेर है, बहुत सी कुर्सियां इस मुल्क में लाशों पे रखी हैं,
ये ऐसा सच है जिसे झूठे से झूठा बोल सकता है। तो और इस चीज के तो मास्टरमाइंड हैं। आप मुझे एक बात बताइए, सारी इंटेलिजेंस आपकी है, शेरो सारी शायरी चीजें आपकी हैं। मुझे शेरो शायरी आपकी सुनने को मिली दर्शकों को, लेकिन आपने सीधा किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। लेकिन प्रदीप भंडारी जी एक सवाल तो उठेगा, एक सवाल ये जरूर उठेगा कि इंटेलिजेंस कहां थी और एफसीआरए लाइसेंस आज क्यों कैंसिल हुआ। सोनम वांगचुक तो बैठे हुए हैं भूख हड़ताल पर पिछले 14 दिनों से, तो एक्शन आज ही क्यों, किस बात का इंतजार था? ये सवाल तो आज जनता पूछ रही है। बिल्कुल नविका जी, 4 बजे तक जो पूरी की पूरी हिंसा है उसको इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज ने कंट्रोल कर दिया है और इसकी जांच हो रही है। पर मैं यहाँ पे एक बहुत सीरियस और बड़े मुद्दे की बात करना चाहता हूँ। नविका जी, राहुल गांधी के विचारों से प्रभावित होकर एक पूरी की पूरी टूल किट एक्टिव हो चुकी है जो इस देश के अंदर एनार्की फैलाना चाहती है, इस देश के अंदर त्राही त्राही फैलाना चाहती है। और मैं इस तथ्यों के आधार पर आपको प्रूव करूंगा, मुझे सिर्फ 90 सेकेंड का समय दीजिएगा। आप ध्यान से देखिए कि जो ये सोनम वांगचुक की जो एनजीओ है वो किस चीज के ऊपर रिसर्च कर रही थी। जब मिनिस्ट्री ने तहकीकात करी तो वो इस बात पे रिसर्च कर रही थी कि देश की संप्रभुता और अखंडता के ऊपर स्टडी करनी चाहिए। इससे उनको विदेश से पैसा आ रहा था। क्या कोई समाज सेवी इंस्टीट्यूशन देश की संप्रभुता और अखंडता के ऊपर कभी भी स्टडी करना चाहेगी? नहीं करना चाहेगी। और ये सोनम वांगचुक कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं है। 2007 से लेकर 10 के बीच में ये नेपाल सरकार के एडवाइजर थे। इनके पिताजी जो है कांग्रेस पार्टी के एमएलए थे और जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो कांग्रेस ने इनको हिल डेवलपमेंटल के अंदर एक कमेटी का अध्यक्ष बनाया था। तो ये एक समर्थित एनजीओ को आगे समझ के पहले दिखाते पीसफुल प्रोटेस्ट है, उसके बाद में इसमें इनका असली इंटेंशन सामने आता है। और ये असली इंटेंशन सामने आता है 2 सज्जनों द्वारा। ये है स्टेंजिंग जेपांग जो लाठी और डंडे लेकर जो है उस प्रोटेस्ट के अंदर पहुंचते हैं, और ये है डॉर्जो नॉर्बू जो कहते हैं कि भाई अगर सीआरपीएफ भी आएगी तो उसकी भी गाड़ी को जलाया जाएगा। उस वक्त प्रिवेंटिव फोर्स मौजूद थी, परंतु ये जो पूरा का पूरा आंदोलन, ये जो प्रोटेस्ट था, ये भयानक रूप लिया और इसके पीछे कांग्रेस के लोग मौजूद थे। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं, ये कोई नॉर्मल लोग नहीं है। जब राहुल गांधी अपनी यात्रा के लिए लद्दाख में आते हैं तो ठीक उन लोगों ने जिन्होंने कहा कि वो सीआरपीएफ की गाड़ी जलाना चाहते हैं, राहुल गांधी उन्हीं के साथ में मौजूद रहते हैं और उनकी पूरी ट्रिप की प्लानिंग यही सज्जन करते हैं। तो इन सबके पीछे राहुल गांधी है। और मैं ये क्यों कह रहा हूं, 2007 में जब कांग्रेस की सरकार थी तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लद्दाख ने गांधी वाड्रा परिवार को लिखित लिखा था कि सोनम वांगचुक जो है वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्ट के तहत जो पैसा है उसको मिस अप्रोप्रिएट कर रहे हैं, परंतु गांधी वाड्रा परिवार ने कोई एक्शन नहीं लिया। और ये कोई ऐसे नॉर्मल घटना नहीं है। मैं खुद इस ऑफिस में मौजूद था, लद्दाख बीजेपी ऑफिस का जून के अंदर, जहां पे हम लोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। ये पूरा सुनियोजित तरीके से जलाया गया। और ये प्रदीप भंडारी जी ब्रेक लगाइए। 2007 की बात आप बता रहे हैं और कांग्रेस सरकार ने तब एक्शन नहीं लिया। चलिए मान लिया कि कांग्रेस ने गलत किया, 11 साल से तो आपकी सरकार है, आपने आज ही का दिन क्यों चुना एक्शन लेने के लिए? यह भी तो देश को बताइए कि अब तक ये फैक्ट्स क्या कर रहे थे, किस दराज में रखे हुए थे कि आज निकालेंगे कांग्रेस को नीचा दिखाने के लिए। नहीं नविका जी, कांग्रेस को नीचे दिखाने के लिए ये सब एजेंसी के रडार पे थे। हमेशा हर चीज का एक टिपिंग पॉइंट होता है। ये एजेंसी के रडार के ऊपर थे और जब इनकी हर चीज की ट्रैकिंग हो रही थी, अब जब ये समझ में आ चुका था और एजेंसीज को ये पता चल गया कि ये एक लार्जर षड्यंत्र का हिस्सा है, विद इन फ्यू आवर्स इनका लाइसेंस भी कैंसिल हुआ, इनके खिलाफ जो मुकदमा भी चला। षड्यंत्र अलाउड है, लार्जर षड्यंत्र अलाउड नहीं है, आपके ये कहने का मतलब है। छोटा षड्यंत्र कर रहे थे तो आपने जाने दिया, लार्जर षड्यंत्र हो गया तो आपने रोकने की कोशिश की है। वह प्रदीप भंडारी जी मुझे ये बात कुछ समझ में नहीं आई, लेकिन सवाल पूछना मेरा हक है और सवाल मैं पूछूंगी। और मैं आज ऋतुराज झा जी से भी सवाल पूछना चाहती हूँ। ऋतुराज झा जी, एक ऑक्सीजन का सिलेंडर मिल गया है केजरीवाल जी को। अब तक थोड़ी पॉलिटिक्स में आम आदमी पार्टी की इतनी
करेंसी नहीं चल रही थी। अब ये कह के कि ये तो भाई ऐसा है कि अब यहां हुआ है कल वहां होगा, आज अपॉर्चुनिटी मिल गई, यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि जहां भी जेनजी है उसे बाहर निकलना चाहिए और इस देश को नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका की तरह बताना चाहिए। मैं पूछना चाह रही हूं, इरादा क्या है आपका? नाविका जी, सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि गांधी जी के देश में हिंसा की कोई जगह नहीं है। हम किसी भी हिंसक प्रदर्शन को और हिंसा को सपोर्ट नहीं करते हैं। जो कुछ भी लेह लद्दाख में हुआ है इसकी जांच होनी चाहिए, दोषियों को सजा मिलना चाहिए। लेकिन वहीं पर बात सोनम वांगचुक की बात है, जो कि पिछले कई सालों से लेह लद्दाख में लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, अनशन कर रहे हैं, वहां पे अहिंसक तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार से बात कर रहे हैं, तो उनकी मांगों को भी मानना चाहिए। जब 370 धारा हटाया गया था जम्मू एंड कश्मीर से, तो आम आदमी पार्टी पहली पार्टी थी जिसने सरकार का साथ दिया था, देश हित में दिया था, क्योंकि धारा 370 को हटाना अत्यंत जरूरी था। लेकिन उसी वक्त जब आपने जम्मू एंड कश्मीर को असेंबली दिया, उसको यूनियन टेरिटरी बनाया, अगर वहां के लोग अपने लोकतांत्रिक अधिकार के लिए लड़ रहे हैं तो मोदी जी की सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उन मूल्यों का ध्यान रख करके उस पर काम हो, उनकी जो है सो बात को पूरी की जाए। आपने देखा ऋतुराज झा जी अपनी ज्योग्राफी और हिस्ट्री दोनों आप दुरुस्त कर लीजिए। नहीं, माफ कीजिएगा, आप जम्मू और कश्मीर की बात कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर अलग यूनियन टेरिटरी है। लेह लद्दाख जो अब तक जम्मू कश्मीर का हिस्सा था, उनकी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है, उनको एक सेपरेट यूनियन टेरिटरी बनाया। और यही सोनम वांगचुक है जिन्होंने कसीदे लिखे थे, थैंक्स कहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि आपने हमें ये यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप इसको जम्मू कश्मीर से कहां जोड़ रहे हैं? तब तो उमर अब्दुल्ला ने भी कहा था कि ये लद्दाख को आपने दिया, अच्छा किया, मुंह से बोला, क्योंकि उनकी रियासत तो थोड़ी कम हो गई, लेकिन ये मुंह से कहा था कि भाई आपने लद्दाख को रिकॉग्निशन दिए तो अच्छा किया। लेकिन सुशांत सरीन, यहां पर मुद्दा है क्या? यहां मुद्दा कांग्रेस का है या नहीं है, यह एक बड़ा सवाल है देश के सामने। और अगर नहीं है तो कांग्रेस के नेता अंडरग्राउंड क्यों हैं, पाए क्यों नहीं जा रहे? यह सवाल पेचीदा सवाल नहीं है? नाविका, पेचीदा सवाल तो है और चिंता करने वाला भी है, क्योंकि अगर कोई एक राजनीतिक दल ये समझता है कि इस तरीके का उपद्रव करवा करके वो अपनी राजनीतिक रोटियां जो हैं वो सेक लेंगे, तो फिर उनको ये भी याद रखना चाहिए कि दूसरे के पास भी यही औजार होंगे कल को अगर वो सत्ता पे आए। और अगर सब कुछ जला करके सत्ता पे आए तो फिर क्या सत्ता होगी और क्या उसका भोगेंगे आप। तो ये पहले ही तो एक बात ये समझ लें। दूसरी, ये जो बहुत लोगों ने गुहार लगाई हुई ना कि जेन जी और एक बदलाव की लहर, ये सोनम वांगचुक के भी आप क्लिप सुनवा रहे थे, जरा ये भी देख लीजिए कि जहां पर इस तरीके का उपद्रव हुआ है और बदलाव आया है, वो बदलाव क्या लेकर के आया है। बांग्लादेश में बेरोजगारी लेकर के आया है, उनकी अर्थव्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है, फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, लोगों के पास कोई रोजगार नहीं है, फाइनेंशियल डिफिकल्टी, जो उसकी रियासत है, वो रियासत के पास पैसा नहीं बचा। आपके नेपाल में भी इसी तरीके के हालात पैदा हो रहे हैं। क्या आप इस टाइप की चीज चाहते हैं भारत के अंदर? तीसरी चीज ये कि अगर आप ये समझ रहे हैं कि आप एक उपद्रवी भीड़ को इकट्ठा करके अपने जो राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी हैं उनका दफ्तर जला लेंगे, तो कल के ये वो भी आपके साथ कर सकते हैं। जो ये अगर हमने ये वाली एक टेंडेंसी को प्रमोट करना शुरू कर दिया तो फिर तो सब चीजें भूल जाइए ना। फिर आप लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का तो आप उल्लंघन कर रहे हैं। चौथी चीज ये कि देखिए, जस्ट बिकॉज कोई आदमी एक मांग लेकर के अनशन कर रहा है और 15, 20, 25 वो धरने करता है, उसका मतलब ये नहीं है कि उसकी मांगें स्वीकार कर ली जाएंगी या कर लेनी चाहिए। और ये भी उसका मतलब नहीं है कि जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया लेके या लद्दाख में जो चालू है उसमें कोई बहुत एक ऐसा प्रॉब्लम है जो किसी के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर वो होती तो वहां पर हालात और बहुत ज्यादा खराब होते। और फाइनली नाविका,
जहां पर सरकार की गफलत है, और हमारे मित्र जो हैं अपना भंडारी जी, ये तो सरकार का दिफा जरूर करेंगे, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि अगर हम ये कहते हैं कि ये एकदम नहीं हो गया, ये एक सोची समझी साजिश के तहत हुआ, और जैसे हमारे मित्र प्रदीप बता रहे हैं कि ये एजेंसियों के रेडार स्क्रीन पे थे, तो फिर आपने इस भीड़ को बेकाबू क्यों होने दिया और उसके बाद क्यों आपने एक्शन लिया? इसको प्रिएम्प्ट क्यों नहीं किया गया? आपकी जो सारा का सारा एक सीमावर्ती क्षेत्र में जहां पर 5-6 साल से ये सोनम वांगचुक की ये बड़ी संदिग्ध किस्म की जो गतिविधियां हैं, आप अगर उसको मॉनिटर कर रहे थे, अगर आपके पास एविडेंस है, ये सवाल बिल्कुल जायज है। और प्रदीप भंडारी जी, ये सवाल दोबारा सुशांत सरीन ने उठाया, जो मैंने भी उठाया था कि आज क्यों पहले क्यों नहीं नजर आ रही थी ये संदिग्ध गतिविधियां? मैं जवाब देना चाहूंगा नविका जी, मैं एक एग्जाम्पल के जरिए जवाब देना चाहूंगा। मान लीजिए कमलाकर त्रिपाठी जी इस पैनल के अंदर है और कमलाकर त्रिपाठी जी हाइपोथेटिकली मान लीजिए ऐसी गतिविधियों के अंदर इन्वॉल्व है जो देश विरोधी हो सकती है और ऐसे लोगों के साथ वो टचबेस कर रहे हैं, तो पहला स्टेप क्या होता है सुशांत जी जानते हैं इन्वेस्टिगेशन का, कि एजेंसीज के वो रडार पे आएंगे। उसके बाद एजेंसीज जो होती है उनको अरे कमलाकर जी सुनिए ना, मैं नविका जी को जवाब देने के लिए आपका एग्जांपल ले रहा हूं, उनको मॉनिटर पे करती है। उसके बाद अगर कमलाकर सुनिए, कमलाकर त्रिपाठी जी कल को अनाउंस कर दे कि कल मैं लोकतांत्रिक अनशन कर रहा हूं जंतर मंतर पे, तो वो रडार पे रहेंगे। अब उस लोकतांत्रिक अनशन के अंदर वो बड़ी सी भीड़ को ले आए, तो विदिन 3 आवर्स हमारी एजेंसीज ने इसको कंप्लीट कर दिया और रोक दिया। 4 बजे सब कुछ रोका गया और अब पूरी मॉड्यूल की सर्च हो रही है। किसी भी मॉड्यूल को तोड़ने के लिए टिपिंग पॉइंट चाहिए रहता है, भले वो पीएसआई हो गया, भले वो सिमी हो गया, या भले वो सोनम वांगचुक का प्लान हो गया। तो हमें तो आप यहां पे इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के लिए तालियां बजानी चाहिए कि उन्होंने एक लार्जर षड्यंत्र को रोका और 3 घंटे के अंदर इस पूरी की पूरी घटनाक्रम को रोका। इनका तो बहुत बड़ा प्लान था, पर मानते हैं बेशर्मी देखिए का होता है, रडार पे थे और पकड़ा। प्रदीप भंडारी जी, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप सरकार चलाने वाली पार्टी से हो तो आपको कम से कम ये नहीं कहना चाहिए 4 लोगों की मौत हो गई है और वो नहीं होनी चाहिए थी। अगर इस पूरे सिचुएशन पर पहले काबू पा लिया जाता, और मैं हर उस जान की कीमत हमें समझनी चाहिए जो इन हादसों में जाती है, और मैं इन्हें हादसे नहीं कहूंगी। इसमें अगर आपको पता है, क्योंकि पॉलिटिकली तो आप रोज कह रहे हैं कि ये अराजकता फैलाना चाहते हैं, कांग्रेस अराजकता फैलाना चाहती है, जेन जी का प्रोटेस्ट उकसा रही है, तो आपको तो पता है कि उकसाने की कोशिश हो रही है और ये अनाउंस भी की जा रही है, लेकिन फिर भी आप सतर्क नहीं है, तो सवाल तो पूछे जाएंगे और सवाल पब्लिक पूछ रही है। आनंद रंगनाथन जी, जरूर पब्लिक के सवाल सुनिएगा सेंटिमेंट समझने के लिए। और अजीज खान साहब, आ रही हूं आपके पास। सुरेश शुक्ला रायबरेली यूपी से पूछ रहे हैं, मोदी से वोट की लड़ाई में जीत नहीं पा रहे तो क्या तभी लेह में जानबूझकर अराजकता फैलाई गई है? विवेक रैना का श्रीनगर से सवाल है, हिंसा के पीछे विदेश फंडिंग की बात है, सामने आ रही है। क्या सोरोस गैंग और सो कॉल्ड इकोसिस्टम भारत का माहौल खराब करना चाहता है? आनंद रंगनाथन, इन आरोपों में कोई दम है? नहीं, बिल्कुल दम है। नमस्कार नाविका जी, और जो मेरे सह पैनलिस्ट हैं उनको भी बहुत बहुत नमस्कार। पहले तो मैं जब मुद्दे पे आऊँगा, बिल्कुल आऊँगा, लेकिन मैं त्रिपाठी जी यहाँ पे मैंने देखा, मैं इनकी बहुत इज्जत करता हूँ, इनको मैंने बहुत सुना है, हिंदी अपनी तेज़ करने के लिए मैं इनके वक्तव्य सुनता रहता हूँ। इनसे आपके थ्रू मेरा एक बहुत छोटा सा प्रश्न है, अगर आप मुझे इजाज़त दें। आप प्रश्न पूछिए, फिर आपका टाइम हाईजैक हो जाएगा तो उसकी जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। नहीं, वो त्रिपाठी जी हो सकता है मुझे भी थोड़ी वैल्यू दें और फटाफट उसका आंसर कर दें। एकदम सिंपल सा सवाल है। देखिए, पिछले 60 साल से जो लद्दाखी थे वो यूनियन टेरिटरी डिमांड कर रहे थे। पिछले 60 साल से जो कांग्रेस की सरकारें आई हैं उन्होंने प्रॉमिस किया कि हम आपको यूनियन टेरिटरी स्टेटस देंगे। त्रिपाठी जी से बस एक सवाल है, त्रिपाठी जी, लद्दाख को किस साल में यूनियन टेरिटरी स्टेटस मिला? साल बता दीजिए त्रिपाठी जी। अब मैं जवाब दे दूं नाविका जी? बिल्कुल सर। लद्दाख कभी भी यूनियन टेरिटरी डिमांड नहीं कर रहा था, लद्दाख स्टेटहुड डिमांड कर रहा था। लद्दाख सेपरेट स्टेट की डिमांड कर रहा था, जो आज भी उनकी डिमांड कायम है।
और उसके साथ साथ वो ये कहते ये हैं तो पूरा कि पलट उनको दी। शेड्यूल 6 में शामिल किया जाए। आपने उनको बेसहारा छोड़ा हुआ है। अरे वाह, आपकी सरकार अरे ने वाह, नरेंद्र आपने मोदी की उनको सरकार बेसहारा ने छोड़ा वो हुआ न है। स्टेटहुड आपने दिया, तो स्टेटहुड दे दिया था ना। जी, जब कांग्रेस की स्टेट- सरकार थी तो स्टेटहुड मिल पूरा- गया था। पूरा लोकतांत्रिक वहां के चीफ प्रक्रिया ही मिनिस्टर prevail करती थे, है। वो आपसे मिलने आते थे। आपसे पूरा मिलने वो तो लोग- यासीन उस मलिक समय आते थे। जम्मू हुजूर, कश्मीर स्टेट हुआ आप करती थी। बोल क्या रहे नाविका जी, हैं? जम्मू कश्मीर स्टेट हुआ करती आप थी। शेरो शायरी पर बहुत डिमांड अलग विश्वास चीज हो रखते हैं। गई। मैं आपको आपने बताना पहले ही चाहती उसको हूँ, विभाजन कर दिया है। होश में आ जाइए, क्या बोल रहे हैं आप? और सब कुछ जलाकर होश में आए तो क्या किया? जलाइए मत देश को, जलाइए मत। खुद तो कुछ किया नहीं और अब यूनियन टेरिटरी के डिमांड को स्टेटहुड का डिमांड बता दिया। आनंद रंगनाथन, आप देखिए, अपॉर्चुनिस्टिक पॉलिटिक्स का ये प्राइमर लेसन था। ये कक्षा चलती है कांग्रेस पार्टी में। जब आप आगे बढ़िए। नहीं, मैंने इन त्रिपाठी जी के आंसर का बिल्कुल बुरा नहीं माना, क्योंकि इनकी हिपोक्रेसी। त्रिपाठी जी, आपको मैंने, आप देखिए, आपको रोका नहीं। अब आप प्लीज मुझे चांस। कश्मीर जब स्टेट था तब यूनियन टेरिटरी वो कब डिमांड कर रहे थे? आप मुझे एक डिमांड बता दीजिए। नाविका, अब मैं क्या राजीव गांधी के वक्तव्य पे जाऊं, इंदिरा गांधी के वक्तव्य पे जाऊं, जवाहरलाल नेहरू के वक्तव्य पे जाऊं? ये 60 साल से डिमांड कर रहे हैं। अब ये सडनली इन्होंने बदल दिया कि हम तो डिमांड ये कर ही नहीं रहे थे, हम तो प्रॉमिस कर ही नहीं रहे थे, हम स्टेटहुड। बट एनीवे, उसको रहने दीजिए, फैक्ट चेक इसका बाद में हो जाएगा। मैं मुद्दे पे आना चाहता हूं। नाविका, सीधी सी बात है, ये एक बहुत ही सेंसिटिव टेरिटरी है। इधर से चाइना का इस पे दबदबा है, ऊपर से हमारा ये बॉर्डर अनडिफाइंड है बहुत प्लेसेस पे, पूरी सिक्योरिटी थ्रेट है। इस मामले में लद्दाख को स्टेटहुड देना, जबकि ऑलरेडी यूनियन टेरिटरी इनकी डिमांड फुलफिल हो चुकी है, जबकि ऑलरेडी बहुत सारी हिल काउंसिल जो इनकी प्रॉब्लम्स है उनको सुलझाता रहता है, इसमें ऐसे इस तरह का वायलेंस अनएक्सेप्टेबल है। बिल्कुल मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन 3 काउंट्स इस पे हैं। ये एक सच बात है कि सोनम वांगचुक एक डाइड इन द वुल क्लोजेट कम्युनिस्ट हैं। ये बात मैं उनसे भी एक घंटा में उनसे इंटरेक्ट कर चुका हूं और मेरे को वो निकला कि ये योगेंद्र यादव हैं, लेकिन थोड़े से और सोफिस्टिकेटेड योगेंद्र यादव तरह से हैं। इनका पूरा एजेंडा तब से क्लियर था। इनको डेवलपमेंट के फल खाने हैं, लेकिन डेवलपमेंट नहीं करनी है। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। और आज इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो आ रही है, लेह हिंसा मामले में बड़ी खबर है कि सोनम वांगचुक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई है। सोनम वांगचुक को पुलिस ने आरोपी बना दिया है। आरोपियों में सोनम वांगचुक का नाम शामिल कर दिया गया है इस एफआईआर में। और क्यों किया गया है, मैं सोनम वांगचुक का एक बयान सुनवाना चाहती हूं आपको। अजीज खान साहब, अरब स्प्रिंग्स बनाना, लोगों को उकसाना, क्या यह टूल किट है? क्या इस देश की अखंडता को कहीं ना कहीं तोड़ना चाहती हैं विरोधी पार्टियां? देखिए नाविका जी, मैं लगातार पूरे डिबेट को देख रहा हूं और मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह वाद विवाद हो रहा है, हमेशा वही 70 साल 60 साल पुराने लोगों पे, पुरानी सरकारों पे लगातार मैं देख रहा हूं थोपा जा रहा है, अपनी नाकामी को थोपा जा रहा है। आप देख रहे हैं कि लगातार वहां पर एक लंबे वक्त से 2 डिमांड है। उस डिमांड को आप पूरा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, एटलीस्ट वार्ता करनी चाहिए। एक तो पूर्ण राज्य का दर्जा और दूसरा 6th जो सूची में शामिल करने की बात है, वो 2 डिमांड लगातार चल रहा है। उसके लिए कहीं ना कहीं अनशन भी किया गया और तमाम तरीके की बातें लगातार एक लंबे वक्त से चल रही हैं। और यही वांगचुक की बात आप लगातार जिस तरीके से दिखाया जा रहा है इनके बारे में, मैं तो यहां तक देख पा रहा हूं कि ये एक बार इन्होंने बाकायदे मार्च किया था, दिल्ली तक ही आए थे, लेकिन दिल्ली में घुसने नहीं दिया गया था। वो अपनी मांग को लेकर के आए थे। अब आज इस तरीके से नैरेटिव चलाना कि साहब वो ये कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं, वो देश तोड़ना चाहते हैं, कांग्रेस का इसमें रोल है। एक बात आपको बताएं, अगर कांग्रेस का रोल है और आप ये जानते हैं कि एक 10 सितंबर से लेकर के अब तक एक बड़ी प्लानिंग हो रही थी वहां पर इस हालात को पैदा करने के लिए, तो सरकार क्या कर रही थी? सो रही थी क्या? इंटेलिजेंस आपका फेल्योर रहा। इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? देखिए, आप इसको एंगल मत चेंज करें, अपनी नाकामी का एंगल मत चेंज करें। वहां के युवक जो हैं, जो लोग हैं, वो कहीं ना कहीं आक्रोशित हैं। क्यों आक्रोशित है, इसको जानने की कोशिश की? नहीं जानने की कोशिश की। ये तो हमेशा आरोप लगाते हैं युवकों को। ऐसे किसानों ने जब आंदोलन किया तो कहा कि ये
आतंकवादी हैं, पाकिस्तानी हैं, खालिस्तानी हैं। इस तरीके से आज पूरे देश में जब बेरोजगार अपना आंसर करता है, अपनी बात रखना चाहता है, तो उसको पता नहीं कौन कौन सा नाम दे देते ये हैं। बात रखना देखिए, चाहता है। नहीं, आप मानते हैं कि अरब स्प्रिंग जैसा रेवोल्यूशन कराना जायज मांग है, जिसे सुन लिया जाना चाहिए। आनंद रंगनाथन या अजीज खान साहब क्या कह रहे हैं कि अरब स्प्रिंग जैसा रेवोल्यूशन होना चाहिए? प्रदीप जी, आ रही हूं। आनंद रंगनाथन। नहीं, मैं खान साहब के वक्तव्य पहले आऊंगा, लेकिन आप जानती हैं नाविका, आज मैं बहुत सालों बाद आपके हिंदी के शो पे आया हूं। इंग्लिश पे तो मैं आता रहता हूं, वहां पे लाइव फैक्ट चेक करता रहता हूं। यहां पे अगर आप मुझे 10 सेकंड्स का मौका दें, तो त्रिपाठी साहब ने कहा ना कि कभी डिमांड ही नहीं हुई यूटी की। इनका लाइव फैक्ट चेक करता हूं। 1955 में किशोर कांग्रेस के एमपी थे। 1955 में लद्दाख के पहले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उन्होंने डिमांड करी थी। अब त्रिपाठी जी लाइव माफी मांगिए प्लीज, अपोलोजाइज करिए। त्रिपाठी जी, स्टेटहुड का मांग नहीं थी, आप ही के कांग्रेस के एमपी ने मांगा था यूनियन टेरिटरी का स्टेटस। आपने जो डिवीजन किया, किशोर बकुला रिनपोचे। एक मिनट, किसने मांगा था? कौन सा आंदोलन हो रहा था? कांग्रेस के एमपी थे। नाविका जी, इंडिविजुअल किसी के उस पे ये चीजें नहीं होती हैं। अरे इंडिविजुअल, लद्दाख के एमपी को आपने इंडिविजुअल बता दिया। लद्दाख के एमपी को आप कह रहे हैं कि वो इंडिविजुअल था, उनकी डिमांड नहीं थी। ऋतुराज जी, आप कह रहे हैं सोनम वांगचुक को मान लो। कमलाकर त्रिपाठी जी कह रहे वो तो एक इंडिविजुअल मांग थी। आंदोलन को आप रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहते। आप इतने बड़े आंदोलन को रिकॉग्नाइज तो किया हुआ है। 6 अक्टूबर को तो बातचीत वार्ता होनी थी। 25-26 को हाई लेवल हाई पावर्ड कमेटी की मीटिंग थी। आपको तथ्य तो पता नहीं है, आपको तो बस घी लेके बैठना है और बस आग में घी डालना है। तथ्यों से तो आपका कोई लेना देना है नहीं। पर ऋतुराज झा, आप कह रहे हैं सोनम वांगचुक की बात सुनो। आज मैं सीधा आपसे 2 टूक पूछना चाहती हूं। सोनम वांगचुक की बात अरब स्प्रिंग टाइप ऑफ रेवोल्यूशन ले लद्दाख में करना, आप इसके हक में हैं, इसके सपोर्ट में हैं? नाविका जी, एक व्यक्ति सालों से अहिंसक तरीके से अपनी मांग रख रहा है, आंदोलन कर रहा है, क्या सरकार को उसकी बात नहीं सुननी चाहिए? सरकार ने बार बार आश्वासन देने के बाद भी ना उनकी बात को सुनी। आप अपनी बात सुन लीजिए। अहिंसक कल की अगर हिंसा नहीं होती तो आपकी बात सुनी जाती। हिंसा हुई, अरब स्प्रिंग्स कहा गया, रेवोल्यूशन हुआ। कांग्रेस ने भी कहा सीआरपीएफ की गाड़ियों को जला देना, लेकिन काम करके आना। अहिंसा कहीं नहीं रह गई इसमें अब। और इसके बाद इसको आप कह रहे हैं कि बात सुन लेनी चाहिए। मुझे समझ में नहीं आता। प्रदीप भंडारी जवाब देंगे, लेकिन प्रदीप भंडारी, पब्लिक के भी कुछ सवाल हैं। साजिद मोहम्मद का जम्मू कश्मीर से सवाल है। लेह लद्दाख अभी केंद्र शासित प्रदेश है, तो केंद्र की सरकार की नाक के नीचे हिंसा हो गई। क्या बीजेपी इसे खुफिया विभाग की विफलता मानेगी? श्रीधर का दिल्ली से सवाल है, जब भड़काऊ बयान दिए जाते हैं तभी गिरफ्तारी क्यों नहीं होती? क्या सरकार भी घटना होने का इंतजार करती है? राजेश सिंघल का नासिक से सवाल है। कमलाकर जी ने शायरी से बात शुरू की, उनके लिए भी एक शायरी है। ऐ शमा दिल में जलों से तेरे नसीब अच्छे, तू रात भर जली वो जिंदगी भर जले। क्या मोदी जी से जलने वालों पर यह शेर फिट नहीं बैठता? आपके लिए था कमलाकर त्रिपाठी जी, लेकिन प्रदीप भंडारी जवाब दें। सवाल आप पर भी है। कांग्रेस जली है, अपने आप को जला करके देश नाविका को रोशन किया है। नाविका जी, ये दोनों जो दोनों बातें जनता ने करी है, इस सेंटिमेंट को हम रिस्पेक्ट करते हैं। इसकी तहकीक, अरे कमलाकर जी, आप भाजपा के प्रवक्ता नहीं बन गए भाई, कांग्रेस के प्रवक्ता है। जब आपसे पूछा जाएगा कहिएगा। इस सेंटिमेंट को हम रिस्पेक्ट करते हैं, आपके सवाल को भी हम रिस्पेक्ट करते हैं। इसकी तहकीकात होगी, इसको पहले क्यों नहीं रोका गया था, पॉइंट नंबर 1। परंतु 1000 ऐसे प्रोटेस्ट होते हैं, 1000 ऐसी घटनाएं होती हैं जो रोकी जाती है, जिसके बारे में हम सब में से किसी को नहीं पता होता। आज हमारा भारत सेफ और सिक्योर है क्योंकि 24 घंटे हमारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज रोक रही है। तो ये हमको उसको भी अप्रिशिएट करना चाहिए। पर मैं बड़ी बात पे आऊंगा, ये लोग दंगाइयों की बात कर रहे हैं कि हम दंगाइयों से बात करेंगे। क्या सीआरपीएफ की गाड़ी चलाना कोई आम बात है नाविका जी?
यहाँ पे ये व्यक्ति डंडा लेके कांग्रेस का आता है, लोगों को भड़काता है, पत्थर फेंकता है भाजपा के ऑफिस में, ये इसको जस्टिफाई कर रहे हैं ऋतुराज सिन्हा, ये कह रहे डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट है। तो क्या आम आदमी पार्टी के लेकिन जब ये बयान आए थे तभी क्यों नहीं जेल में डाला गया था? ये सवाल जायज है और ये पूछा जाएगा। सुशांत सरीन, जब ये बयान हुए थे गिरफ्तारियां तब होनी चाहिए थी या आज? बिल्कुल जायज सवाल है। मेरे हिसाब से तो जब बयान आए थे और एक आपको आशंका थी कि वहां पर हिंसा हो सकती है तो उसी समय क्रैकडाउन करना चाहिए था। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना सरकार की जिम्मेदारी है और ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी थी, और उसमें प्रदीप जो मर्जी कहें उसमें सरकार विफल रही है। इसको एंटिसिपेट करना चाहिए नाविका, क्योंकि एक नया नॉर्मल बन गया है कि आप भीड़ को हिंसक करवाएं ताकि जो सरकार है उसका एक रिएक्शन आए, उस रिएक्शन के बेसिस के ऊपर आप और वहां पर लोगों के बीच में उत्तेजना पैदा करें और भड़काऊ बनाए भीड़ को। बिल्कुल। तो और इसके लिए जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। जो आज हो रहा है, अब हो रहा है, क्या वो पहले हो सकता था? ये हमने सर्वे किया। क्या देश में नेपाल जैसे जेनजी विरोध की साजिश का आरोप सही है? सैंपल साइज 30,000 लोगों का। 78% लोग कहते हैं कि बिल्कुल ये एक प्रयोगशाला बन चुकी है, ये नई साजिश है। नहीं कहने वाले 19%, कह नहीं सकते 3%। 78% लोग मानते हैं कि ये साजिश है जो चल रही है, और ये साजिश जेन जी की विरोध दलों वाली कौन कर रहा है ये देश जानता है। लेकिन फिर भी हिंसा हो गई, 4 लोग मर गए। अब FIR जारी हुआ, FCRA अकाउंट्स बंद हुए, नोटिस पर चले गए, CBI ED सब आ गए। अब क्यों, पहले क्यों नहीं? ये सवाल पब्लिक का है। आज बस इतना ही। तमाम पैनलिस्ट को देती हूं धन्यवाद, लेती हूं आपसे इजाजत। नमस्कार।